हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ EduX डिजिटल। आज है हम लोगों का अगस्त 2025 का सेकेंड वीडियो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला है इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन प्रोजेक्ट। इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन, कौन सा हाइड्रोजन? तो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट। ओके, अब देखिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसको जल्दी जल्दी भी हम लोग बस कहाँ हुआ है क्या हुआ है वो देख के हम लोग इसको आगे कर सकते हैं। भारत में गुजरात के कांडला स्थित दीनदयाल पोर्ट पर क्या पूछ सकता है कि कहाँ हुआ था? तो दीनदयाल पोर्ट पर अपनी पहली फर्स्ट इंडिजिनस स्वदेशी मेगावाट स्तरीय ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की यूनिट स्टार्ट की है। इकाई को क्या किया है? तो स्टार्ट किया है, जो कि ग्रीन पोर्ट अवसंरचना में एक इंपॉर्टेंट प्रोग्रेस है, महत्वपूर्ण प्रगति है। ठीक है, इस संयंत्र के वार्षिक उत्पादन की क्षमता, कैपेसिटी उसकी कितनी होगी? तो 140 मीट्रिक टन होगी। और ये क्या प्रोड्यूस करेगी? तो सिंपल है, ग्रीन हाइड्रोजन। और यह एक बड़े 10 मेगावाट वाले परियोजना का क्या है? एक हिस्सा है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा। बीओबी मीन्स बैंक ऑफ बड़ौदा। ई पे, इलेक्ट्रॉनिक पे। एक्सपेंशन मीन्स विस्तार। इसमें मेजरली क्या होगा? यूपीआई का एक्सपेंशन होगा, मतलब विस्तार होगा। ठीक है, कह रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने यूपीआई, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, के विस्तार की घोषणा की है। इसमें क्या होगा? तो 3 इंटरनेशनल सुविधाएं हम लोगों को मिलेंगी। ठीक है, बहुत सारी इसमें फैसिलिटीज है जो कि अब इंटरनेशनल लेवल पे मिलेंगी। पहला है कि एनआरआईज के लिए फैसिलिटी क्या क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। पहला है कि यूपीआई का जो ये यूपीआई होगा, बीओबी वाला, बैंक ऑफ बड़ौदा वाला, वो ग्लोबली एक्सेप्टेड होगा। नेक्स्ट क्या है? तो जो फॉरेन रेमिटांस आते हैं, ठीक है, इंडिया में जो सबसे ज्यादा पैसे आते हैं वो रेमिटांस होते हैं, प्राइवेट रेमिटांस होते हैं। बाहर से जो लोग, हम लोग के लोग जो बाहर से कमा के भेज रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेमिटांस। ठीक है, और एनआरआईज के लिए भी क्या मिलेगा? तो यूपीआई सर्विसेज मिलेंगे। तो ये 3 इंटरनेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा के यूपीआई के थ्रू हम लोगों को मिलने वाले हैं। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं। बैंक ऑफ इंडिया सर्टिफिकेशन। ठीक है, अब देखिए, अब पता नहीं, कभी कभी तो हम लोगों को वैसा वेबसाइट पे विजिट करने के लिए का मौका तो हालांकि मिला है, ऐसा कुछ खास तो दिखा नहीं है, लेकिन फिर भी बैंक ऑफ इंडिया को उसके वेबसाइट के लिए उसको अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? तो STQC का उसको सर्टिफिकेशन मिला है। STQC क्या होता है? तो स्टैंडर्डाइजेशन, टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन इसको बोलते हैं। किसके लिए मिला है? तो उसके ऑफिशियल वेबसाइट के लिए उसको ये सर्टिफिकेट मिला है। इसको कौन दिया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। हिंदी में इस चीज को देख सकते हैं। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया देश का ऐसा पहला बैंक बना है जिसने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के लिए मानकीकरण, परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन, जिसको हम लोग बोलते हैं STQC, इसको प्राप्त हुआ है। इसमें क्या होगा? तो ये जो सर्टिफिकेट है वो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के
STQC के निदेशालय द्वारा दिया गया है। ठीक है, ये सब चीज को आप याद कर सकते हैं। इसके बाद से जो नेक्स्ट है वो पॉवर्टी रिडक्शन इन इंडिया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अब देखिए जो ऑफिशियल पॉवर्टी का जो एस्टिमेट आता है वो मतलब वर्ल्ड बैंक वगैरह ये सब बताती है कि कौन पॉवर्टी लाइन पे है, कौन ऊपर है। ठीक है, ये जो स्टडी हुआ है वो किसी मतलब इंडिविजुअल द्वारा, 2 लोगों के द्वारा ये हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए कि क्या सच में पॉवर्टी से इतने लोग बाहर आए हैं? इसमें बताया गया है कि अबाउट 300 मिलियन लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर आए हैं। तो क्या सच में वो लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर आए हैं या फिर उस लाइन को ही नीचे कर दी गई है? थिंक्स लाइन को भी नीचे करोगे तो वो खुद लोग बाहर आएंगे। ठीक है, तो क्या सही में इतने लोग पॉवर्टी लाइन से बाहर आए हैं या फिर पॉवर्टी का डेफिनेशन ही चेंज कर दिया गया है? ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे दिमाग में रख सकते हैं, लेकिन ये प्राइवेट लोगों का ही ये क्या है तो रिपोर्ट है। अब देखिए डॉक्टर शमिका रवि जो कि ESCPM की सदस्य है और डॉक्टर मुदित कपूर, ये दोनों ने अपने एक स्टडी में ये बताया है कि 2011-12 से लेकर 2022-23 के बीच में 302 मिलियन लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। अब देखिए जैसे 7th पे 8th पे लगता है सैलरीज तो बढ़ती है, ठीक है, सबकी सैलरी बढ़ती है, लेकिन क्या ये कह देना कि लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं तो ये सही नहीं होगा। ठीक है, अब इसी अवधि में गरीबी अंतराल भी क्या हुआ है 18.4% से घटकर 10.2% हो गया है। जो पॉवर्टी गैप जो पहले गरीब और अमीर के बीच का जो गैप था वो 18.5% था, जो कि अब घट के 10% हो चुका है सेम इसी पीरियड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग यूपीआई माइलस्टोन। एक ऐसा तारीख है, कब का तारीख है तो 2 अगस्त, जिसमें रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन हुआ है। ठीक है, रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन हुआ है 707 मिलियन ट्रांजैक्शन उस दिन हुआ है। ठीक है, पहली बार कभी हुआ है इतना ज्यादा तो 707 मिलियन टाइम्स ट्रांजैक्शन हुआ है। ठीक है, कब हुआ है तो 2 अगस्त 2025 को। ठीक है, अब NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ये जो एक मेजर माइलस्टोन दिखाते हैं, कब दिखाते हैं तो 2 अगस्त को। किस लिए तो पहली बार इतना ज्यादा ट्रांजैक्शन उस दिन को हुआ है। हिंदी में आप लोग देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, जिसको NPCI भी हम लोग कहते हैं, ठीक है, तो इसने यूपीआई ने 2 अगस्त 2025 को पहली बार 707 मिलियन दैनिक लेन देन को दर्ज करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल की है। आ रही बात समझ में? महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या की है तो हासिल की है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब फिश प्रोडक्शन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है और हम लोग देखिए अब क्वेश्चन जो आएंगे वो इस पे आने ही आने हैं। इसके या तो इसको आप मेंस प्रोस्पेक्टिव से भी देख सकते हैं, इसके चैलेंजेस, गवर्नमेंट के स्कीम्स, ठीक है, क्या क्या इसके लिमिटेशन है, ये सारी चीजों को हम लोग इसमें देख, भले वीडियो मतलब इसी पे ज्यादा टाइम लग जाए लेकिन फिर भी इसको हम लोग करेंगे दोनों एस्पेक्ट से। प्रीलिम्स कम मेंस अप्रोच से हम लोग क्या करेंगे इसको देखेंगे। तो इंडिया जो होता है वो मछली के उत्पादन में सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट उभर के आता है, ठीक है, और पूरे वर्ल्ड का जितना भी प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन का 8% जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कौन कर रहा है तो इंडिया इटसेल्फ कर रहा है। ठीक है,
अपना जो प्रोडक्शन हुआ है वो 1-2% से नहीं बढ़ा है, 103% से अपना प्रोडक्शन बढ़ा हुआ है। ठीक है, पहले कितना था और अब मतलब डबल से भी ज्यादा। ठीक है, पहले जो प्रोडक्शन होता था 2013-14 में वो 9.5 मिलियन मेट्रिक टन का होता था, लेकिन अब ये कितना हो रहा है 2023-24 में, वो 18.5 मिलियन मेट्रिक टन का ये प्रोडक्शन हो रहा है। किसका? फिशेस का। ये क्या दिखाता है कि अपना स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम, इस सेक्टर में हम लोग का जो ग्रोथ का मोमेंटम है वो बहुत ही मजबूत है। आ रही बात समझ में? अब देखिए इस चीज को हिंदी में देख लेते हैं ताकि हिंदी मीडियम वाले अपने नाराज ना हो पाए। ठीक है, भारत विश्व का दूसरे सबसे बड़ा मछली उत्पादक वाला देश बन के उभरा है। इसके आगे क्या कह रहा है कि ये जो वैश्विक मछली का जो उत्पादन है उसका कितना परसेंट, तो लगभग 8% जो है वो योगदान कौन दे रहा है, तो भारत दे रहा है। भारत का जो मछली उत्पादन है जो कि 2013-14 में 9.57 जो मिलियन मेट्रिक टन था, वो 2023-24 में बढ़ के 18.4 मिलियन मेट्रिक टन हो चुका है। अब ये क्या दर्शाता है, तो इस क्षेत्र की मजबूत विकास गति को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? इस क्षेत्र मतलब क्या, मत्स्य पालन वाले क्षेत्र की मजबूत विकास गति को ये दर्शाता है। 103% की बढ़ोतरी आम बात नहीं है ये। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे देखते हैं, इसको नोट कर लें। ठीक है, अब इंडिया का जो फिशरी रैंक है वो ग्लोबली कितना है, तो मत्स्य उत्पादन में हम लोग दूसरे स्थान पे हैं। ठीक है, झींगा उत्पादन में हम लोग पहले स्थान पे हैं, झींगा के उत्पादन में हम लोग फर्स्ट है, मछली के उत्पादन में हम लोग सेकंड है। ओवरऑल ग्लोबली हम लोग बात कर रहे हैं। और कैप्चर फिशिंग का मतलब पता है क्या होता है? छोटे छोटे जगह पे, छोटे छोटे पॉन्ड्स पे जो हम लोग आर्टिफिशियली फिशिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैप्चर फिशिंग। ओके, तो अपना जो कैप्चर फिशिंग में भी है तो इसमें भी हम लोग थर्ड है। ठीक है, कैप्चर फिशिंग मतलब छोटे छोटे पॉन्ड्स वगैरह में जो भी हम लोग फिशिंग करते हैं। फिर एक्वाकल्चर में हम लोग जो मखाना बनाते हैं, मखाना प्रोडक्शन किसमें आएगा? एक्वाकल्चर में आएगा। उसके बाद से फिश प्रोडक्शन जो होता है, ठीक है, वो फिश प्रोडक्शन में हम लोग रैंक सेकंड है। ठीक है, श्रिम्प प्रोडक्शन में हम लोग कितने हैं, तो फर्स्ट है। सॉरी, पहले गलत हो चुका है। फिश प्रोडक्शन में सेकंड, श्रिम्प प्रोडक्शन में, श्रिम्प मतलब होता है झींगा, झींगा के प्रोडक्शन में हम लोग फर्स्ट है। एक्वाकल्चर, जैसे एक्वाकल्चर में क्या आ जाएगा, तो मखाना के प्रोडक्शन में हम लोग क्या है, तो सेकंड है। मखाना के नहीं, एक्वाकल्चर के प्रोडक्शन में हम लोग सेकंड है। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी इंडियन किसके में, फिश सेक्टर में, फिशरी सेक्टर में। अब क्या होता है कि हम लोग का जो देश, हम लोग के देश में जो आंध्र प्रदेश, बंगाल, बिहार, कर्नाटक, ये सब जो देश है वो इस एरिया में ज्यादा लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसमें यहाँ पे इनलैंड फिशरीज होती है। ठीक है, अब देखो फिश फार्मिंग जो कि पॉन्ड्स में होते हैं, रिजर्वियर में होती है, रेन में होते हैं, इससे कंट्री का जो टोटल प्रोडक्शन होता है वो, मतलब टोटल प्रोडक्शन का जो 75% जो प्रोडक्शन अब हो रहा है वो इसी से कंप्लीट हो जा रहा है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब केवल आप लोगों को ऊपर हम लोग देखते हैं चीजों को, तो हम लोग को बस फायदा दिखता है, चैलेंजेस हम लोग देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसके चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या क्या है कि बहुत सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट से, बहुत आप देखते होंगे कि इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होता है वो डायरेक्टली डिस्चार्ज कहाँ कर दिया जाता है, रिवर्स में, बिना उनको ट्रीट किए हुए उसको हम लोग रिवर में गिरा देते हैं। रिवर में गिरने से रिवर का पूरा इकोसिस्टम तबाह हो जाता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को भी हम लोग को देख के चलना पड़ेगा। तो ये एक चैलेंज उभर के आता है किसमें, फिश के प्रोडक्शन में। इससे फिश की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग को ये पहला देखना पड़ेगा। उसके बाद एग्रीकल्चरल केमिकल, जो हम लोग एग्रीकल्चरल लैंड में जो केमिकल्स यूज करते हैं,
ठीक है, वो मान लीजिए बारिश हो रहा है, फिर वो बैक है तो फिर तो रिवर में ही ना आएगा, तो फिर उससे भी अपनी जो एक्वा लाइफ होती है वो भी डैमेज होती है। उसके बाद से क्या हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, उससे क्लाइमेट चेंज भी होता है। अब एक ही रिसोर्स को हम लोग ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, ठीक है, ओवर फिशिंग कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग ट्रेडिशनल कस्टम यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब भाई एक बड़ा सा मशीन आया मछली मारने वाला, मछली के साथ साथ मान लो कि एक कोई स्पेसिफिक मछली लेने आया था, उसके साथ साथ ऑक्टोपस सब उठा के वो मशीन लेते गया, और ट्रेडिशनली अपने हम लोग करते तो वो सही से जो टारगेट था वही लेके जाते थे। अब हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं, उसको हम लोग पूरा लेना चाह रहे हैं कि सब उठा लो जो मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद से इकोनॉमिक और मार्केट का भी चैलेंज है, जिसमें कि सही दाम नहीं मिल पाता है, बिचौलिए पे हम लोग निर्भर रहते हैं, फिर कोल्ड स्टोरेज भी नहीं है बढ़िया, और ट्रांसपोर्टेशन की भी मछलियों में दिक्कतें आती हैं, ठीक है। अब पॉलिसी और उनके इम्प्लीमेंटेशन की भी एक दिक्कत हम लोगों को देखने को मिलती है, जैसे कि बहुत लोग होते हैं, वो सरकार मान लीजिए 50% 100% सब्सिडी तो दे ही रही है, लेकिन लोग जागरूक नहीं है, लोगों को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, ठीक है, ठीक है। सब्सिडी लेने में दिक्कत हो रही है, लोन्स लेने में दिक्कत हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चैलेंजेस हैं। इसी में देखते हैं हिंदी में, मत्स्य क्षेत्र को पर्यावरणीय चुनौती इन्वायरमेंटल चैलेंज का सामना करना पड़ता है, जैसे कि औद्योगिक अपविष्ट और कृषि रसायनों से वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण, उसके बाद से जलवायु परिवर्तन के कारण टेम्परेचर बढ़ जाएगा, रेनफॉल चेंज हो जाएगा, नदी और झील और तटीय क्षेत्र का एक्सपेंशन रुक जाएगा, संसाधनों का, रिसोर्सेज का अत्यधिक दोहन ये भी हो रहा है, ठीक है। पॉलिसीज की जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच रही है, तो ये सारी चैलेंजेस हैं किसके, तो फिशरीज के। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब फिशरीज को अगर बढ़ाना हो तो कैसे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो बढ़ावा देने के लिए हम लोग को क्या कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद से है डेवलपमेंट ऑफ पुअर हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर रिस्टोरिंग प्रोडक्टिविटी। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग एक एक करके देख सकते हैं, ठीक है। मछली पकड़ने वाले जो जहाज होते हैं उनका उन्नयन करना, उनको स्पेसिफिकली टारगेटेड मछली का वो करके, आजकल तो एआई आ गया है तो उस हिसाब से करना, ठीक है। और अगर मछली पकड़ने जा रहे हैं तो जो फिशरीज वाले एरिया है उनको मार्क करना, किस पे, मानचित्र पे मार्क करना, किसके द्वारा, तो गगन के द्वारा, जेमिनाई जैसे जो टेक्निक आजकल आ गए हैं उनका यूज करके करना। तो ये सारे मेजर्स आ सकते हैं जिससे हम लोग मत्स्य पालन को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके साथ साथ किसान बोते हैं उसको हम लोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। कटाई करने के बाद जो बुनियादी ढांचा होता है उसका विकास करना चाहिए। बुनियादी ढांचा का मतलब क्या होता है कि पोस्ट हार्वेस्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए उसको हम लोग को क्या करना चाहिए, तो आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब पॉलिसी इंटरवेंशन, सरकार की कौन सी पॉलिसी है, जैसे एक नंबर में देखो तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, 2 नंबर में देखो नेशनल पॉलिसी ऑन मरीन फिशरीज, ठीक है। इन दोनों से क्या होगा, तो इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और सोशल सस्टेनेबिलिटी अपने यहाँ बढ़ेगी। उसके बाद से देखो नेशनल फिशरी डेवलपमेंटल बोर्ड जो कि 2026 आई थिंक 2006 में इसका गठन हुआ था। उसके बाद से फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो कि 18-19 की है, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड, मनरेगा से पॉन्ड को खुदवाया जा रहा है। तमाम कोशिशें सरकार भी कर रही है, और अगर आप सरकार के साथ के नहीं मिलकर चलेंगे तो आप क्या ही कर पाएंगे। एक तरह से रोजगार भी आपको मिल रहा है, ठीक है।
नीतिगत हस्तक्षेप सरकार का, जैसे कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, फिर राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य नीति, जो कि पारिस्थितिकी, आर्थिक और सामाजिक स्थिरता को क्या करेंगे तो सुनिश्चित करती है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड है जो कि 2006 में आया था। उसके बाद मत्स्य और जलीय कृषि अवसंरचना का विकास कोष, डेवलपमेंटल फंड, मछुआरों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, मछली पालन के लिए तालाब को खुदवाया जा रहा है मनरेगा के द्वारा। अब क्या चाहिए, इतना सारी चीजें सरकार करके दे रही है, अब क्या आपके घर में मछली छोड़ दे। उसके बाद से 2761 करोड़ का एलोकेशन बस पे किया है। किस पे किया है कि फिशरी सेक्टर में पूरे यूनियन बजट 2026-27 लगभग 2500-3000 करोड़ किसमें डाल दिया है, फिशरी सेक्टर में। ठीक है, और भी स्कीम जैसे होलिस्टिक डेवलपमेंट 500 अमृत सरोवर को क्या करने के कनेक्ट करना चाह रहा है, किससे, कोस्टल और इनलैंड फिशरीज से। तो अब इससे ज्यादा सरकार क्या ही करेगी आपके लिए। ठीक है, हिंदी में देख सकते हैं कि संसदीय बजट 2026-27 में जो मत्स्य के लिए जो एलोकेशन किया गया है वो कितना किया गया है, तो 2761 करोड़ का कुल आवंटन क्या किया गया है, प्रपोज किया गया, प्रस्तावित किया गया है। किसमें, तो 26-27 के बजट में। और अब तक का सबसे बड़ा बजटीय समर्थन है ये। ठीक है, अब अन्य जो योजनाएं हैं और इंटरवेंशंस है, उसमें 500 अमृत सरोवर का समग्र विकास करना शामिल है। आ रही है बात समझ में, ताकि तटीय और अंतर्देशीय मत्स्य पालन को क्या किया जा सके, तो जोड़ा जा सके। ठीक है, मछली किसान उत्पादक संगठनों का समर्थन करना, स्टार्टअप्स को समर्थन कर सके। इसके लिए इन सारी चीजों के लिए स्टार्टअप को, नए स्टार्टअप का समर्थन कर सके, मछली किसान उत्पादक संगठनों का समर्थन कर सके, इस सब के लिए सरकार ने लगभग 3000 करोड़ को प्रपोज किया है, उसको आवंटन करने के लिए अपने 26-27 के बजट में। सबसे इंपॉर्टेंट वीवी जितना भी लगा लो, वीवीआई है। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये जो है वो ग्लोबली 88th रैंक है। किसमें, तो फॉर्चून ग्लोबल 500 में, इसका किसके 2025 में। ठीक है, अब ये ऐसा है ना कि मतलब पिछले 22 साल से बस यही है, पिछले 22 साल से इसी पोजीशन में यही दिख ही रहा है। कौन, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड। ठीक है, इस साल जो 9 में आया है, 5 जो है वो सरकारी और 4 जो है वो प्राइवेट कंपनी है। कुछ और है जैसे कि आयुसी और का ये रैंक। लास्ट टॉपिक है आज का, रिलेटेड टू पर्सनल इनकम टैक्स ट्रेंड्स। एक रिपोर्ट आई है, किसकी, तो जेएम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज की। ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि इस रिपोर्ट के अनुसार, देखिए जनरली कैसा होना चाहिए कि जो कंपनीज हैं उनको ज़्यादा टैक्स देना चाहिए, जो इंडिविजुअल्स हैं वो कम टैक्स देंगे, मतलब ऐसा नॉर्मली हम लोगों को लगता है। लेकिन अभी देखने को क्या मिल रहा है कि जो कॉरपोरेट टैक्स है वो घट गया है, और जो प्राइवेट कह रहे हैं पर्सनल जो टैक्स है वो अब बढ़ गया है। मतलब टैक्सेशन नहीं बढ़ा है, क्वांटिटी बढ़ गया है। ठीक है, जिससे अमाउंट भी ज्यादा हो चुका है। देख लेते हैं क्या है। एक जेएम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज है, इसने क्या किया है, पहली बार इंडिया की हिस्ट्री में ये पता लगाया है कि इंडिया का जो पर्सनल टैक्स है वो सरपास कर गया है किसको, इंडिया के कॉर्पोरेट टैक्स को।
ठीक है। अब देखो करेंटली 6.9% जो इंडिया का, बस लगभग 7% इंडिया का जो पॉपुलेशन है वही इनकम टैक्स देता है, ठीक है। और डेवलप्ड तो हम लोग के इकोनॉमी में बस 6.9% लोग ही पर्सनल टैक्स देते हैं, पर्सनल इनकम टैक्स जो बोलते हैं। और डेवलप कंट्रीज में वही जहां हम लोग 6.9% है, वो लोग 50% पॉपुलेशन ऐसी है वहां की जो ये टैक्स देती है। फिर भी जो पर्सनल इनकम का जो शेयर है टोटल डायरेक्ट करेक्शन में वो बढ़ गया है, ठीक है। 2014 से लेकर 2014 के फाइनेंशियल ईयर में ये कितना था, 38% था। वहीं 2024 के फाइनेंशियल ईयर में ये बढ़ के कितना हो गया है, 51% हो गया है। मतलब कि क्या, और साथ ही में देख ले कि जो कॉर्पोरेट टैक्स था वो 61.9% से घटकर 46.6% हो चुका है। ये भी जो था वो 2014 का था और ये जो था वो 24 का था, ठीक है। तो कुल मिला के बात है कि इनकम टैक्स पर्सनल बढ़ गया है और कॉर्पोरेट टैक्स घट गया है, ठीक है। जबकि पर्सनल इनकम टैक्स देने वाले बस 6.9% है, ठीक है। जो तो आज की ये क्लास यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।